કેટલા થઈ ગયું નહીં તો એ લોકો નહીં સમજે. હેલો, good morning students. In our previous lecture we have discussed about Gibbs free energy and equilibrium constant Kp. So today we are going to learn about the relation between Gibbs free energy and useful work. अब ये जो टॉपिक है फिर से आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है और ये टॉपिक के क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते हैं तो कितने सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे. सो ये वीडियो का आप बार बार रिवीजन किया करो और टॉपिक को अच्छे से समझ लेना आप. सो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है कि एक्सप्लेन गिव्स फ्री एनर्जी एंड यूजफुल वर्क, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी और यूजफुल वर्क, वर्क का सिंबल है W, वर्क यानी कि W. तो डेल्टा जी एंड वर्क दोनों के बीच में कोई रिलेशन है. तो कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि डेल्टा जी का नाम क्या रखा है. तो इट इज गिव्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी. गिब्स तो इसलिए है कि ये गिब्स का इन्वेंशन है. तो अब फ्री एनर्जी यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एनर्जी फ्री होती है, मतलब वी कैन रिसीव एनर्जी फ्रॉम दैट प्रोसेस. तो वो एनर्जी का हम करेंगे क्या, तो उसी एनर्जी को हम अपने वर्क में यूज करेंगे, यानी कि अपने वर्कआउट के लिए वो एनर्जी का हम यूज करेंगे. तो इसलिए गिव्स फ्री एनर्जी, जो कोई प्रोसेस के अंदर से एनर्जी को फ्री होता है उसका हमको यूज करना है. तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है कि द चेंज इन फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी, द चेंज इन फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी associated with any process, associated with any process is the maximum possible work available from that process. यानी कि कोई भी प्रोसेस है उससे मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कितना मिलता है, तो उसमें जितना फ्री एनर्जी रिलीज होता है. सो वी कैन से इन शॉर्ट फ्री एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम यूजफुल वर्क. चलो इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम. यहाँ पे आपको पता है मैंने ये सेंटेंस में बोल दिया कि डेल्टा जी associated with maximum work, delta G associated with maximum work, but as we know that delta G has 3 possible values. कौन सी 3 पॉसिबल वैल्यू, तो डेल्टा G लेस देन 0 होगा. डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 आता है यानी कि नेगेटिव आता है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी कि अकर ऑन इट्स ऑन. हम सब में एक टेंडेंसी है, कोई भी ह्यूमन देखो, सबकी ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो काम करना किसको पसंद है, सबको नहीं होता है काम करना पसंद. जैसे क्लास में किसी टीचर ने बोल दिया कि बड़े होके आप इन्वेंशन करना चाहते हो तो क्या इन्वेंट करोगे, तो कोई एक स्टूडेंट ने बोल दिया खड़े होके
कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो ऐसा मशीन बनाऊंगा कि जिसका बटन दबाओ और होमवर्क हो जाए। यानी कि उसको कितना चिढ़ होगा होमवर्क करने में, उसको कैसा मशीन चाहिए। सबको एक रोबोट चाहिए, सबको एक रोबोट चाहिए। कैसा रोबोट चाहिए कि हम उसको सिर्फ ऑर्डर करें और हमारा सब काम हो जाए। हम बैठे बैठे ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी ले आए कि हम सिर्फ उसके सामने देखें तो भी काम हो जाए। हम कमरे से बाहर निकले तो स्विच बंद करने के लिए भी ना जाए, सारे एसी लाइट सब ऑफ हो जाए, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। यानी कि सबकी टेंडेंसी क्या है कि हम कुछ ना करें लेकिन हमारा काम हो जाए। तो अब बच्चे ने बोल दिया कि मैं ऐसा मशीन इन्वेंट करूंगा कि मैं बटन दबाते ही मेरा होमवर्क हो जाए। अब चिंटू ने ऐसा बोला तो मिंटू को पूछा कि तू क्या इन्वेंट करेगा। तो मिंटू ने ऐसा बोला कि मैं ऐसा मशीन इन्वेंट करूंगी कि जो वो वाली मशीन का बटन भी दबा के आए। यानी कि उसको तो बटन भी नहीं दबाना है, मतलब कि हमको कैसी प्रोसेस चाहिए तो जो अपने आप हो जाए, हमको कुछ नहीं करना है। और जो अपने आप होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसका डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, यानी कि इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। सो ओके, तो डेल्टा जी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा, तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। सो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे बनेगा कि गिव्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विथ माइनस W। तो यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम। अब यहाँ पे सपोज कोई एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी कि एक बैटरी बनाते हैं। आज बैटरी कैसे बनता है वो भी सीख लो ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तकलीफ ना पड़े। हमारे पास 2 डिफरेंट वेसल होने चाहिए। यहाँ पे मुझे जिंक सल्फेट का मैंने सॉल्यूशन डाला है, तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक का स्ट्रिप डाल देंगे, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर का स्ट्रिप डाल दो। ये जिंक का स्ट्रिप हो गया, बन गया बैटरी। कितना सिंपल है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और क्यों स्पॉन्टेनियस है, तो ये जितनी भी मेटल्स होती है ना, वो मेटल की इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी डिफरेंट होता है। किसी का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। यहाँ पे कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, जिंक का कम है, सो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा, और यहाँ से वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लग जाएंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, ये एक प्रोसेस हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। और सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये वाले प्रोसेस से आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिक करंट मिला। अब ये इलेक्ट्रिक करंट से हम कोई टॉयज ऑपरेट कर सकते हैं, और वॉच अपने हाथ में होता है, क्लॉक होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बैटरी डालते हैं, यानी कि सेल, इसको बैटरी बोलते हैं। और वही सेल के अंदर से जो एनर्जी फ्री हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्री हुआ, वही करंट को यूज करके हम अपना वर्क करते हैं। यानी यहाँ पे जो वर्क हुआ, जो यहाँ पे N फैराडे करंट पास होता है, जो करंट है वो फैराडे में हम मेजर करते हैं। व्हाट इज फैराडे? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होते हैं ना,
तो एक फेराडे करंट मिलता है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो n फेराडे करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बच्चों फिर से समझो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होंगे, आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, कितना? तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम जितना। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के जितना चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो 1 मोल पे कितना होगा, यानी 1 मोल पे कितना होगा? तो इंटू 1 मोल लगा लो आप 10⁻23, तो आपका चार्ज अप्रॉक्स 96500 कूलम्ब होगा, और 96500 कूलम्ब को हम 1 फेराडे बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज 1 फेराडे? तो 1 फेराडे यानी कि कूलम्ब में अमाउंट है 96500 कूलम्ब, तो 96500 कूलम्ब यानी कि 1 फेराडे। तो ये जो करंट है, इतना करंट ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन थ्रू पास होता है। सो यहाँ पे 1 फेराडे क्या है? तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट n फेराडे। अब जब n फेराडे करंट पास होगा तो उसके हिसाब से कुछ न कुछ सेल वोल्टेज मिलेगा, और सेल वोल्ट को हम ई सेल बोलते हैं। ये जो बैटरी है, ये बैटरी कितने वोल्ट की होती है, तो उसका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है, उसको हम बोलते हैं ई सेल। तो यानी कि यहाँ पे n फेराडे करंट पास होने के बाद हमको ई सेल जितना वोल्टेज मिला, तो उसको हम बोलते हैं W इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क है ये, इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क है ये? इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रिक सिस्टम हमने बनाया, बैटरी बनाया, इनमें मैंने n फेराडे करंट पास किया, तो उसके हिसाब से मुझे ई सेल जितना वोल्ट मिला, तो NF इंटू ई सेल लगा लो तो आपको वर्क मिल जाएगा W इलेक्ट्रिकल। और यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो अब आप सोच सकते हो कि डेल्टा जी को भी इसके साथ रिलेशन है। तो डेल्टा जी को क्या रिलेशन है इसके साथ? तो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम। कोई भी टाइप का वर्क हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क था, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल। सो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। NFE सेल। अगर यहाँ पे पूरा प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशन में है, यानी कि टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड, प्रेशर भी स्टैंडर्ड, पूरा स्टेट स्टैंडर्ड, तो वो वाला चेंज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगा, तो डेल्टा जी के ऊपर ये सबस्क्रिप्ट लगेगा। अगर ये नॉट लगा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड चेंज है। तो यहाँ पे माइनस NFE नॉट सेल लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी नॉट, तो इट इज माइनस NFE नॉट सेल। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। फटाफट मन में रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करो कि फॉर्मूला मेमोराइज हो जाए कि डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस NFE नॉट सेल। 12th का टॉपिक है, समझे आप? ठीक है ना? तो डेल्टा जी, चलो अब नया, मैंने जो कल लास्ट लेक्चर डाल दिया था एक्स्ट्रा, उसमें मैंने एक रिलेशन सिखाया था कि डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे कंपलसरी स्टैंडर्ड चेंज होगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू
माइनस RT ln Kp और Kc। यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये प्रीवियस लेक्चर में है, एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। तो यहाँ पे डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp, इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इन दोनों के बीच का ये रिलेशन है, डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब डेल्टा G इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, वही दूसरा रिलेशन अभी हमने डिराइव किया कि डेल्टा G नॉट यानी माइनस NF E नॉट सेल, इक्वेशन नंबर 2। यानी ये भी डेल्टा G नॉट, ये भी डेल्टा G नॉट, क्या किया जाए, कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन। सो यहां पे वी कैन से दैट RT ln Kp इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। RT ln Kp is equal to NF E naught cell. So what is ln Kp? तो ln से, ये ln E के बेस पे है, ये भी प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। तो ln से मुझे जाना है log में, तो मुझे log Kp लिखना है। तो ln Kp को सीधा log में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज ln Kp हियर? तो ln Kp इज इक्वल टू 2.303 log Kp। ln Kp इज इक्वल टू 2.303 log Kp। तो log Kp 2.303 RT, यहाँ पे NF E नॉट सेल अपॉन RT, और ये 2.303 को हटाया जाए तो 2.303 RT हो जाएगा। सो log Kp इज इक्वल टू NF अपॉन 2.303 RT E नॉट सेल। आया समझ में? तो ये हो गया log Kp का फॉर्मूला। तो यहां से ये दो फॉर्मूले को आप कंपेयर करके ये फॉर्मूला ला सकते हो। यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है जिंक Cu+2 gives Zinc+2 plus Cu। जो भी ये बैटरीज है, तो बैटरी के अंदर एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ में होता है तो उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर जो भी सेल पोटेंशियल मिलता है, बैटरी के अंदर जो भी सेल पोटेंशियल मिलता है वो ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शंस। अब यहाँ पे ये जो रेडॉक्स होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चेंज कितना होता है वो समझो कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे कॉपर का 0 है। सो जिंक ये ऑक्सीडाइज हुआ, इट इज इंक्रीज बाय 2 होगा और ये डिक्रीज बाय 2, यानी कि इसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, इसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। यानी कि यहाँ पे दोनों साइड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब जिंक गिव जिंक +2 इलेक्ट्रॉन,
जिंक ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया था और कॉपर +2 उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाया। यानी कि यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया। सो रिएक्शन के अंदर जो चेंज आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको हम N बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में N हमको 2 लेना है। मतलब जैसा जैसा इक्वेशन वो इक्वेशन रेडॉक्स होगा और रेडॉक्स में जितने मोल चेंज होंगे उतना ये N हमको लिखना है। F पता है ना, फैराडे 96500 कूलम 2.303 तो कांस्टेंट है। R गैस कांस्टेंट का वैल्यू, तो यहाँ पे मैं N F 2.303 RT और R तो गैस कांस्टेंट 8.314 जूल में आपको इतना लिखना है और टेम्परेचर जितना दिया होगा उतना आप लिख देना। तो ये दोनों फॉर्मूला फिर से आप याद कर लो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln KP, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का रिलेशन, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, और दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करके हम ये इक्वेशन डिराइव करके अब यही इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नाउ। चलो क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। यानी कि मुझे तो पहले की लाइन में पता चल गया कि ये प्रॉब्लम में सॉल्व क्या करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करना है चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, यानी कि चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट, उसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गैस एक्वियस है ना, तो Kc को भी कैलकुलेट करना है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ऑल पोटेंशियल इज, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसको आपको बोलना है E नॉट सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल यानी कि E नॉट सेल वी आर हैविंग 0.78 वोल्ट। फैराडे उसका तो वैल्यू दिया हुआ है सिर्फ। अब आपको इन सबको मिला के सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये डेल्टा जी नॉट, ये वाला स्क्रीन आपको दिखता होगा। डेल्टा जी नॉट यानी कि माइनस NF E नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट, चलो मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, यानी कि माइनस तो माइनस है, F क्या है तो फैराडे 96500 कूलम आपका F है। इसमें N क्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इक्वेशन आप नोटिस करो। तो Fe से Fe2 Cu2 से Cu, यानी कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन में चेंज आया, तो N आपको 2 मोल लेना है। तो N हो गया यहाँ पे 2। फैराडे 96500 कूलम्स। अब E नॉट सेल, तो E नॉट सेल 0.78 वोल्ट। तो आपके पास डेल्टा जी नॉट का आंसर आएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करके दो, 96500 तो
इसका आंसर है -150540। तो -150540 जो भी है। अब यूनिट देखो, ये कूलम, ये वोल्ट, तो इट इज कूलम इनटू वोल्ट। अब फिजिक्स आपके दिमाग में आ गया होगा कि कूलम इनटू वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? तो कूलम इनटू वोल्ट इज नथिंग बट जूल। तो यहाँ पे आपका एनर्जी कूलम इनटू वोल्ट, यानी कि हमारे पास जूल यूनिट है। सो ये जूल है, लेकिन इसको किलो जूल में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं 1000 से उसको डिवाइड कर दूँ, तो -150.54 किलो जूल, ये हो जाएगा आपका फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट तो कैलकुलेट कर लिया हमने फ्री एनर्जी को, तो हमको कैलकुलेट करने का जो मेथड था वो समझ में आ गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कैलकुलेट करना है। तो Kc कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हटा दो, ये वैल्यू आप याद रखना, -150.54 जूल है। अब Kc कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा जी नॉट -NFE नॉट सेल था, जो कि डेल्टा जी नॉट इज -RT/ln Kc भी था। दोनों को मैंने कंपेयर किया था, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे डेल्टा जी -RT/ln Kc, यानी कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2303 log Kc हो जाएगा। तो -2303 RT log Kc, यानी कि log Kc क्या होने वाला है? log Kc, तो log Kc इज नथिंग बट डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT हो जाएगा ना। चलो स्क्रीन थोड़ी मूव करेंगे। तो यहाँ पे log Kc कितना होगा? तो log Kc का वैल्यू अपना g का वैल्यू, तो यहाँ में पहले निकाला था, कितना था g का वैल्यू? डेल्टा जी नॉट, तो -150.54 था, -150.54 किलो जूल था। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट log Kc इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस तो वैल्यू हो जाएगा प्लस 150.54 अपॉन 2.303 R, ये किलो जूल है। तो R का वैल्यू भी जूल में नहीं जाएगा, किलो जूल में जाएगा। तो R का वैल्यू है कितना? तो R जो है वो 8.314 जूल होता है। अब इसको किलो जूल में लेके जाओ तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो आप, तो ये किलो जूल हो जाएगा। तो R का वैल्यू जो है वो 8.314 किलो जूल, और ये हो गया उसका 1000। नेक्स्ट टेम्परेचर। अब आप सोचोगे कि कहीं पे भी तो टेम्परेचर नहीं दिया है, बट कब से तो वो बोले जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। स्टैंडर्ड बोलते तो टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन। चलो अब इसका वैल्यू मुझे दो, 150.54 into 1000 डिवाइडेड बाय 2.303, अगेन डिवाइडेड बाय 8.314, अगेन डिवाइडेड बाय 298 केल्विन। सो आपका वैल्यू होगा 26.383। तो log Kc का वैल्यू आ गया आपके पास 26.383। अब बच्चों आपको सिर्फ Kc निकालना है, तो log Kc आपको Kc चाहिए, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा एंटी लॉग।
26.383 का आप क्या निकालोगे, एंटीलॉग। तो ये भी मैंने कल का जो एक एक्स्ट्रा लेक्चर है उसमें सारा ये सिस्टम आपको समझाया है। फिर से एक बार समझो कि मुझे एंटीलॉग कैसे निकालना है। एंटीलॉग तो सीधा टेक्स्ट बुक के पीछे एंटीलॉग का टेबल है, उससे भी निकाल सकते हो आप, और मैंने कैलकुलेटर वाला मेथड सिखाया था। अब आपको इसका एंटीलॉग निकालना है तो पॉइंट के पहले क्या है वो सोचो। सिर्फ पॉइंट के पहले 26 है, बिफोर द पॉइंट, बिफोर द डेसिमल पॉइंट वी हैव 26। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटीलॉग 26 यानी कि 10 का पावर 26 है। पहले वाले वीडियो में सारी एक्सप्लेनेशन देख लेना। यहाँ पे पॉइंट के पहले जो 26 है वो 10 के पावर में जाएगा, यानी मुझे लिखना है 10⁻26। अब बचा क्या मेरे पास, 0.383। इसका मुझे निकालना है एंटीलॉग। तो सब बच्चों के पास कैलकुलेटर होगा, मैं जो बोल रही हूँ वो फॉलो करो। कैलकुलेटर पे आपको लिखना है 0.383। मैंने पोज कर दिया। तो यहाँ पे इसका एंटीलॉग निकलेगा 2.415। कितना वैल्यू आएगा, 2.415। तो केसी का वैल्यू आपको मिल रहा है 2.415 इंटू 10⁻26। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।